हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th वालों के लिए उनके विज्ञान यानी साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हो सकता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में डिट्टू सेम टू सेम ये क्वेश्चन फंस जाए। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। पहला ही क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग 4 से 5 बार आप लोग के पीछे के बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए समझते हैं कि समजातीय जो श्रेणी है वो क्या है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसे होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए, यहाँ दो चीजें आई। एक आपका सामान्य सूत्र, यहाँ पे है ना सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह। तो चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये सामान्य सूत्र क्या है और ये क्रियात्मक समूह क्या है, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, समजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप लिखोगे कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा या एक जैसे होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे आप लोग का मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तीन थे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिएगा, या आप केवल दो भी लिख दोगे तो आपको काम चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर आप इसका फार्मूला भी लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन में ये इनका फार्मूला भी, जैसे मेथेनॉल का ये फार्मूला हो गया, एथेनॉल का ये, प्रोपेनॉल का ये, आप लोग लिख सकते हो। देखो, यहाँ मेथेन ए के मात्रा से आपको ये पता चल रहा है कि मेथेन एथेन ये मतलब एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन ग्रुप का सामान्य फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। लेकिन यहाँ पे एक हम लोग का क्रियात्मक समूह OH देख रहे हो कि सब जगह जुड़ा है, तो इसका सामान्य फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n+1 और +OH, ऐसा हो जाएगा ये सामान्य फार्मूला। और इस सामान्य फार्मूले पे, इस फार्मूले पे आप n के जगह पे नंबर आप इसमें आप कार्बन गिन लीजिएगा और रख कर देखिएगा। इस फार्मूले पे, एक ही फार्मूले पे ये तीनों मतलब अच्छे से बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग का ये बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। इसमें देखिए आप लोग का क्रियात्मक समूह क्या है। तो देखिए ये जो मतलब आपका और सामान्य सूत्र क्या है, ये अंत में जो OH लगा है ना, ये आप लोग का क्रियात्मक समूह है। ये किस चीज़ का क्रियात्मक समूह है, तो एल्कोहल का। ठीक है, और ये जो आगे CH3 हो गई, ये CH3CH2 और CH3CH2 इसको आप एक में भी कर सकते हो पूरा का पूरा। जैसे ये है ना 1 2 3 कार्बन है, तो कार्बन को C3, और ये 3 2 5 और 2 7 है तो H है ना, 2 2 4 3 7, हाँ, तो H7OH, ऐसे भी इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, तो इस ये जो इधर वाला है ये क्या है आप लोग का, ये तो सामान्य सूत्र है। जैसे यहाँ पे सामान्य सूत्र है और क्रियात्मक समूह क्या है, ये जो OH है। तो वही हमें इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका क्या, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसे होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो देखिए इसका 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 तीनों का आप लोग का, आप देखोगे इस फार्मूले पे बैठा कर, तो आप लोग का सामान्य सूत्र एक ही है लगभग। ठीक है, और उसके बाद ये OH तो सब में क्रियात्मक समूह एक ही है। तो सिंपल इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलेंगे। तो समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ हमने समझा दिया, काम खत्म, आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्या है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, एक तो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। चलो मैं दोनों को अभी समझा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग मेंडलीव का आवर्त नियम देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए आप जानते हो कि जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसने मेंडलीव ने बनाया था। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो क्या था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, इसमें आप लोग लिखोगे कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किस चीज़ के, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पे परमाणु भारों के आवर्ती फलन से क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है कि अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक अंतराल में रहते हैं। यही परमाणुओं के आवर्ती फलन, मतलब यहाँ लिखा है ना कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन
होते हैं। तो इसका यही मतलब है, परमाणु के आवर्ती फलन होते हैं, इसका ये मतलब है क्या कि मतलब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो समान गुण वाले तत्व एक अंतराल में मतलब रहते हैं या रहेंगे। ठीक, तो ये आपका ये मेंडलीव का आवर्त नियम था। मेंडलीव ने जो बताया था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, वो बताया था उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन मतलब होते हैं। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें परमाणु भार को न बताकर परमाणु क्रमांक को बताया गया है कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप लिखोगे कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसे आप लोग लिखोगे। क्योंकि यहाँ हम लोग मतलब आधुनिक आवर्त नियम है, तो आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन होता है, ठीक है। लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी में परमाणु भारों का आवर्ती फलन होता है। तो ऐसे तो देखो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, पहले आप इस चीज़ को याद कर लो, नहीं तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक अंतराल में रहते हैं। सिंपल। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 3rd नंबर कि कापर के 2 अयस्क के नाम लिखिए। ओके, कापर के 2 अयस्क के हमें नाम लिखना है, तो आप लिखोगे कि कापर के 2 अयस्क निम्न हैं, और फर्स्ट आप लोग लिखोगे क्यूप्राइट Cu2O और सेकंड लिखोगे कापर पाइराइट CuFeS2। ठीक है, ये 2 मार्क में क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पीछे पूछ चुका है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। तो इस पर हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। चलिए इस पेज को मैं हटाता हूँ साइड में, और इधर कुछ क्वेश्चन है इनको भी हम लोग कर लेते हैं। ऊपर देखो आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपका एक क्वेश्चन है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर है, मतलब निष्पातन और भर्जन में क्या अंतर है, ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि निष्पातन तथा भर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए चलिए हम लोग निस्तापन और भर्जन क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए निस्तापन क्या है। निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में या काफ़ी कम मात्रा में गर्म किया जाता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, ये निस्तापन की क्रिया होती है। लेकिन वही भर्जन में क्या होता है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। तो यही आप लोग का सिंपल जो मेन अंतर है निस्तापन और भर्जन में यही है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि निस्तापन में जो अयस्क होता है उसको निम्न ताप पर वायु की लगभग अनुपस्थिति में एकदम या काफ़ी कम मात्रा में गर्म किया जाता है। लेकिन जो भर्जन होता है उसमें अयस्क को उच्च ताप पर और वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। सिंपल, ये आपका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है निस्तापन और भर्जन में, ठीक। तो इसको आप लोग याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये नीचे आप इसको देख लीजिए तो आप समझ जाओगे खुद ही। देखिए ये Fe है, Fe मीन्स वही लोहा, कापर, सॉरी कापर बोला, लोहा, Fe मीन्स लोहा। या कह रहे हैं जब लोहे की कील को, तो लोहे की कील यानी Fe आयरन, ये लोहा का प्रतीक है। उसके बाद कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ये कापर सल्फेट डुबाया जाता है, मतलब लोहा और कापर सल्फेट अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ Fe प्लस CuSO4 दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि देखिए जो Fe है ना, कापर सल्फेट से कापर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। और देखिए यहाँ पे हटा दिया है, FeSO4 बना दिया और कापर को विस्थापित कर हटा दिए। तो इसी कारण जो मतलब कि कापर सल्फेट है, इसका मतलब रंग एक तरह से बोल सकते हैं वो बदल जाता है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप यह फेरस सल्फेट में बदल जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो वही इसका आप आंसर लिखोगे। क्वेश्चन एक बार मैं और पढ़ देता हूँ कि जब लोहे की कील को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए जब लोहे की कील को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा कापर सल्फेट से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट का विलयन बना लेता है, जिसकी अभिक्रिया निम्नवत है या निम्न है। और ये अभिक्रिया आप लोग लिख दोगे तो आपको समझ में आ गया ये पूरा क्वेश्चन कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 के बाद ये 6 नंबर नीचे एक प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो या उदाहरण सहित समझाओ, ऐसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो चलिए देख लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया
क्या होती है? देखो यहाँ पे उत्तर लिखा है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनने की क्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जब आप लोग का क्या होता है कि अम्ल और क्षारक, जैसे आप लोग देखो ये क्षारक है आप लोग का NaOH और ये अम्ल है। देखो इसका क्रम बदल सकता है, ये इधर है, ये इधर है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, देखो यहाँ पे NaCl क्या होता है? लवण होता है और यहाँ पे जल होता है। तो वही हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जब मतलब अम्ल और क्षार या क्षारक जिसको आप कहते हो, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, तो यही क्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया या क्रिया कहलाती है। तो आप लिख दोगे वही कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनने की क्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और सिंपल ये एक आप उदाहरण के तौर पे मतलब जैसे के तौर पे यहाँ पे लिख दोगे। तो इस प्रकार आप लोग का ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और यह 2 मार्क में आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसा। तो इस प्रकार देखो इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा ये 6 प्रश्न देखा और ये 6 के 6 जो प्रश्न थे काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।